नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजन हमको मिलते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में के चैप्टर 3 जो कि सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 9 तक के प्रोविजन में इसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट का कारण क्या था और इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दोस्तों जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया है चैप्टर 3 में। सेक्शन 4 में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में प्रोविजन है स्टेबलाइजमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड डील किन चाइल्ड से करता है। दोस्तों, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेसिकली डील करता है ऐसे चाइल्ड से जो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, मतलब कि उन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि इंडिया में ऑफेंस की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हम जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं कि इसमें जो चाइल्ड हैं उनको दो डिवीजन में डिवाइड किया गया है। चाइल्ड नीड केयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड दूसरा चाइल्ड विथ कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। तो जो चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होते हैं उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड उनका देखता है। कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ मतलब जैसा कि हमने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ का मतलब कि ऐसे चाइल्ड जिन्होंने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि ऑफेंस के कैटेगरी में आता है, उनका जो प्रोसीजर होता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको हम इंस्टीट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अगर हम ऑब्जेक्ट जाने दोस्तों, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का ऑब्जेक्ट है कि स्पेशल अप्रोच प्रोवाइड करना जुवेनाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए भारत में, जिससे जुवेनाइल्स के ऊपर जो नॉर्मल कोर्ट होती है उसमें जो प्रताड़ना होती है एक्यूज के ऊपर, उन सब से बचाया जा सके, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके और जुवेनाइल्स को जुवेनाइल्स को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके, जिससे कि लोगों का कोर्ट में विश्वास बढ़े तथा जुवेनाइल्स को जो नॉर्मल प्रोसीडिंग में जो टाइम ज़्यादा लगता है उससे भी बचाया जा सके, जिससे उनका जो कीमती समय है वो बचे और वो भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में आगे चलकर उनका निर्माण निर्माण हो सके। तो इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि चैप्टर 3 जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में दिया गया उसका क्लासिफिकेशन, जिससे हमको जो सेक्शन है उनको याद करने में आसानी है, तो कि किस सेक्शन में कौन सा प्रोविजन चैप्टर 3 में दिया गया है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के चैप्टर 3 का। तो दोस्तों चैप्टर 3 जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का है उसको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि पहला है जनरल प्रोविजन से रिलेटेड, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया, स्टेबलाइजमेंट उसका कौन करेगा और टेन्यूर टर्म कंडीशन, इन सब चीज़ों के बारे में सेक्शन 4 बात करता है। वहीं सेक्शन 5, 6, 9 की बात करें तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करती हैं, जब कि ऐसी सिचुएशन हो सकता है जब कोई जुवेनाइल जब ऑफेंस किया हो तो जुवेनाइल हो, लेकिन जो प्रोसीडिंग उसकी चल रही हो तो वो मेजर हो जाता है। तो उस केस में प्रोसीडिंग कैसे चलेगी, या ऐसा कोई मजिस्ट्रेट जिसको अथॉरिटी नहीं है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, वो उसके पास अगर कोई ऐसा केस आता है जिसमें किसी कोई ऑफेंस जुवेनाइल द्वारा किया गया है तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा। तो इन सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 9 बात करता है। जब इन सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम कायदे से जानेंगे कि ये सेक्शन किन चीज़ों के बारे में, कौन कौन सी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों सेक्शन 7 बात करता है प्रोसीजर के बारे में। अगर कोई केस जुवेनाइल से रिलेटेड जुवेनाइल बोर्ड के पास आता है तो प्रोसीजर क्या होगा। और सेक्शन 8 बात करता है पावर, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके पावर क्या होंगे, फंक्शन क्या होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन 4। सेक्शन 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, टर्म एंड कंडीशन, एलिजिबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है और ये पेपर के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस सेक्शन से कई सारे क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं राजस्थान जुडिशरी बोर्ड में भी, जिसको सेक्शन को हमको याद करना काफ़ी जरूरी है।
तो इसलिए हम इसका एक क्लासिफिकेशन भी बताएंगे, क्योंकि इसमें कुछ 7 सब क्लॉज हैं और उन सब क्लॉज से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको कैसे याद किया जा सकता है, उसको हम एक चार्ट के थ्रू आप लोगों को समझाएंगे। दोस्तों सेक्शन 4 में कुल 7 सब क्लॉज हैं, तो इसको आसानी से याद करने के लिए हम इसको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे जिस सेक्शन 4 का सब क्लॉज फर्स्ट है दोस्तों, वो बात करता है नोटिफाई की। नोटिफाई कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि किसी डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। तो सेक्शन 4 बात करता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। कैसे करेगी? नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। उसके बाद सेक्शन 4 का सब क्लॉज 2 दोस्तों बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट कौन होंगे या मेंबर्स कौन होंगे, उनका एक्सपीरियंस क्या होगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 3 दोस्तों मेंबर्स की एक्सपीरियंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 4 एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता है कि मेंबर्स की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, या मेंबर्स ने ऐसा अगर कोई ऐसा प्रीवियसली कंडक्ट किया है जिसके कारण उनकी एलिजिबिलिटी खत्म की जा सकती है, तो उसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 4 सब क्लॉज 4 में बताया गया है। अगर ट्रेनिंग की बात करें दोस्तों, तो सेक्शन 4 सब क्लॉज 5 में बताया गया है। टर्म एंड कंडीशन सेक्शन 4 क्लॉज 6 में, और टर्मिनेशन के बारे में सेक्शन 4 क्लॉज 7 में प्रोविजन दिए गए हैं। आइए दोस्तों अब इस सेक्शन को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि सेक्शन 4 को। दोस्तों सेक्शन 4 का सब क्लॉज फर्स्ट बात करता है कि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसको कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा। तो कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा और कैसे करेगा, दोनों के बारे में प्रोविजन सेक्शन 4 के सब क्लॉज फर्स्ट में दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। कैसे करेगा? तो नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट में अपने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। किस जगह पे किया जाएगा? तो दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन कर सकती है, या एक से अधिक डिस्ट्रिक्ट के लिए भी एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का गठन किया जा सकता है। तो इसके बारे में प्रोविजन सेक्शन 4 सब क्लॉज फर्स्ट में दिया गया है। अगर हम दोस्तों सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के प्रोविजन की बात करें, तो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड। बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा, तो उसमें बोला है कि बोर्ड में एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट होंगे, उसके साथ साथ 2 मेंबर होंगे जो कि सोशल वर्कर होंगे। प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के बारे में बोला है कि प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो होंगे, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट वो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। वहीं अगर सोशल वर्कर्स की बात करें दोस्तों, तो सोशल वर्कर ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, वेलफेयर एक्टिविटीज में, या उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्रिक, सोशियोलॉजी या लॉ से रिलेटेड है। तो अगर किसी भी मेंबर के पास, किसी सोशल वर्कर के पास ऐसी एक्सपीरियंस है, तो उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के सब क्लॉज 4 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सब क्लॉज है, जो कि एलिजिबिलिटी की बात करता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की। इस क्लॉज में जो एलिजिबिलिटी है उसको निगेटिव एलिजिबिलिटी के रूप में डिफाइन किया गया है। मतलब कि इसमें दिया गया है कि जो सारे एक्ट इसमें से क्लॉज 4 के में दिए गए हैं, अगर उसमें से कोई भी एक्ट में जो सोशल वर्कर है वो इन्वॉल्व है, तो उनको एज ए मेंबर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो कौन कौन से एक्ट हैं उसके बारे में सेक्शन 4 के सब क्लॉज 4 में दिया गया है। तो जो सबसे पहला इसमें एक्ट है वो है कि अगर जो मेंबर हैं जिनको अपॉइंट किया जाना है उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड है वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट या चाइल्ड राइट से, अगर उन्होंने पिछले कोई एक्ट में कोई ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है या चाइल्ड राइट का, तो उनको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर्स के लिए। दूसरा है कंडीशन कि उन्होंने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो मोरल टर्पिट्यूड एंड कन्विक्शन, उस केस में कन्विक्शन कर दिया गया हो, या उसमें पर्डन उस ऑफेंस में ना दी जा सके, तो ऐसे केस में भी उनको इनएलिजिबल माना जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड कंडीशन है कि वो अगर जो मेंबर जिनको अपॉइंट किया जाना है वो पहले किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में
एम्प्लॉयमेंट थे उनका, लेकिन बाद में उनको डिसमिस कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, तो उस केस में भी उनको माना जाएगा कि वो इन एलिजिबल है। चौथी कंडीशन है दोस्तों की जब मेंबर्स किसी प्रीवियस केस में चाइल्ड अब्यूज, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड लेबर और एनी अदर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट और इमोरल एक्ट इन केसेस में इन्वॉल्व थे, तो उनको माना जाएगा कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के मेंबर के लिए इन एलिजिबल है। अब दोस्तों सेक्शन 4 का सब क्लॉज 5 बात करता है ट्रेनिंग से। तो अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट या जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, तो उसके ट्रेनिंग उनको जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी है, वो स्पेशल ट्रेनिंग उनको 60 दिन के अंदर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद सेक्शन 4 का सब क्लॉज 6 बात करता है टर्म एंड कंडीशन के बारे में। टर्म एंड कंडीशन के बारे में, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड द मैनर इन सच मेंबर में रिजाइन सेल्फ सच एज में बी प्रिस्क्राइब। तो जो सारे प्रोविजन दिए गए हैं वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 7 बात करता है दोस्तों द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड एक्सेप्ट द प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट में बी टर्मिनेटेड आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी। सेक्शन 4 का सब क्लॉज 7 दोस्तों बात करता है टर्मिनेशन के बारे में और कंडीशन बताता है कि किन कंडीशन में जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं या मेंबर हैं उनको टर्मिनेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद। तो कौन कौन सी कंडीशन है, जब पहली कंडीशन इसमें दिया गया है कि हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ पावर। जो जुडिशियल जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के जो मेंबर हैं उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो लगा है कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज किया है और इंक्वायरी में ये प्रूफ हो जाता है, तो उस केस में उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन है कि वो जो प्रोसीडिंग है बोर्ड्स की वो लगातार 3 महीने तक बिना किसी वैलिड रीजन के अटेंड नहीं करते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि वो साल भर की जो 3/4 मीटिंग है उसको बिना किसी वैलिड रीजन के अटेंड नहीं करते हैं। और फोर्थ कंडीशन है कि बिकम्स इनएलिजिबल अंडर सब सेक्शन ऑफ 4। जो सेक्शन 4 के सब क्लॉज 4 में जो कंडीशन दी गई है जिसमें इनएलिजिबिलिटी की बात की गई है, उनमें से अगर कोई भी एक्ट उनके ऊपर लागू होता है तो उस केस में भी माना जाएगा उनको टर्मिनेट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंक्वायरी करने के बाद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 4 तक ही पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो सेक्शन 5, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 में दिए गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।